हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS PCS बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, कल यूपीएससी जीएस पेपर 1 के मॉडल आंसर का वीडियो आपने देखा होगा। आज उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2023 मेंस के जीएस पेपर 2 के मॉडल आंसर्स की। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, आज का वीडियो भी जो है इसका मॉडल आंसर तैयार किया है शुभम कुमार सर ने, जो AIR 1 हैं 2020 के, और उनके ही बैचमेट हैं IIT बॉम्बे के कार्तिक जीवानी। तो इन दो लोगों ने मिलकर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इन्होंने सीखा, जो कोडिंग की नॉलेज इनके पास है और जो यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान इन्होंने सीखा, उस सबको मिलाकर इन लोगों ने एक मॉडल आंसर तैयार किया है। एक नहीं बल्कि पूरे पेपर का ही मॉडल आंसर तैयार किया है। तो आज उसी मॉडल आंसर को हम डिस्कस करेंगे। इस मॉडल आंसर का अगर आपको PDF चाहिए जीएस पेपर 2 का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे पेपर्स और मॉडल आंसर्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो शुभम कुमार सर का थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 2 का, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विसाइट ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट। अब देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया। 10 नंबर का क्वेश्चन है। थॉमस पेन हैड फेमसली सेड, judicial independence is not a privilege to judges but a right of every citizen. It is the guardian of individual rights, the arbiter of justice and the cornerstone of a just society. आपको पता है कि जब भी आप एक अच्छा आंसर लिखते हैं तो उस आंसर की इंट्रोडक्शन की शुरुआत अगर आप किसी के स्टेटमेंट या कोट से करते हैं या फिर आप किसी डेटा के साथ करते हैं तो वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो वही यहाँ पर भी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज एन इंडिस्पेंसेबल पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स रेलेवेंस विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। उसके बाद बताया इन्होंने कि रीज़न वाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। बताया इन्होंने कि KS पुट्टस्वामी केस जो है उसमें बताया गया था कि फंडामेंटल राइट 2017 का जो है वो राइट टू प्राइवेसी वाला, उसके बारे में बताया। फिर बताया कि चेक्स एंड बैलेंसेज है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 का एग्जाम्पल दिया इन्होंने। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें विशाखा गाइडलाइंस, जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है 1997, फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस, वो बताया। अब खास बात क्या है इस आंसर की, तो आपने देखा कि इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हो रही है एक कोट से, एक स्टेटमेंट से, और उसके बाद इस आंसर को फ्रेम किया गया है। तो हर एक पॉइंट में जो इन्होंने लॉजिक दिया है उस लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए एक केस लॉस के बारे में बताया है या एग्जाम्पल के बारे में बताया है। वैसे ही रूल ऑफ लॉ के बारे में मनेका गांधी का केस, पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी में SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट में बाबरी मस्जिद केस, अयोध्या राम जन्मभूमि केस 2019, और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल राइट में नवतेज सिंह जौहर का जो केस था उसके बारे में। तो इस तरह से ये आंसर इन्होंने लिखा। फिर वे फॉरवर्ड लिखा है। अब इतना कुछ आप नहीं लिख सकते हैं 10 नंबर में। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये आंसर ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बनाया गया है तो इसमें वर्ड लिमिट एक्सीड कर रही है। 10 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना बिल्कुल लिखने का स्कोप आपको नहीं होगा। आपको बस इन पॉइंट्स को एग्जाम्पल बनाते हुए, इन एग्जाम्पल्स को लिखते हुए आपको एक एक दो दो लाइन में लिख के आगे बढ़ना होगा। आपके पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि 4 लाइन का ये कंक्लूजन है। आपको 4 लाइन का कंक्लूजन नहीं लिखना है, आपको 2 लाइन का लिखना होगा। इतना कुछ वे फॉरवर्ड में 3 पॉइंट हेडिंग के साथ आप नहीं लिख पाएंगे। आपको केवल लिखना होगा, क्या लिखेंगे अगर आपको लिखना होता है इसका वे फॉरवर्ड, तो आप लिखते हैं कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कैन बी डन विच विल इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसीजर्स ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। उसके बाद अपॉइंटमेंट प्रोसीजर वाले में आप क्या लिख देते, फिर वही लिखते कि इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस तरह से अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए, आप ऐसे लिखते। उसके बाद जो क्वेश्चन था, हु आर एंटाइटल टू रिसीव फ्री लीगल एड अंडर नालसा, इस वाले क्वेश्चन का भी आप मॉडल आंसर देख सकते हैं। कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके लिखा गया है। अब ये आंसर्स जो हैं आपको लंबे लग सकते हैं, तो इतने लंबे आंसर आप वहाँ नहीं लिख पाएंगे। मगर एक मॉडल आंसर क्या होता है कि ये एग्जैक्टली 150 वर्ड में नहीं लिखा गया है, बल्कि आपको इससे समझना है कि किस तरह के पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। फाइनली वहाँ पर आपके पास टाइम कांस्टेंट होगा, और जब आप टाइम के लिमिट में किसी आंसर को लिखते हैं तो उस आंसर में आप कितना पॉइंट आपको उस समय याद आ रहा है
और कितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप वहाँ पर विद स्पेशल एग्जाम्पल्स, विद कोटेशंस, विद डेटा आप उसको लिख पा रहे हैं, ये खास बात होती है। तो ये पूरा का पूरा पेपर है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसी में से एक और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए। द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीजर हैज़ बीन इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस द इनएडिक्वेंसी। अब इसमें आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें लिखनी है। तो मैंने पहले कहा आपको कि जब भी आप अच्छा आंसर लिखेंगे तो या तो स्टेटमेंट से शुरू होगा, या तो डेफिनेशन से शुरू होगा, या तो आर्टिकल वगैरह से शुरू होगा, या फिर किसी डेटा से शुरू होगा। तो यहाँ पे ये आंसर कैसे शुरू हो रहा है आप देखिए। इंडिया रैंक्स 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 which points towards the inadequate attention paid to human resource development in India. Human resource development is undeniably a pivotal aspect of a nation's development process. ये इन्होंने बताया। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से बताना है कि why attention on human resource development is crucial, why it is important. इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, उसमें इन्होंने एक डेटा दिया। सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, यूएनडीपी के बारे में बताया। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इट विल लीड टू व्हाट फैक्टर्स। तो इन्होंने बताया कि इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल लीड टू सोशल डेवलपमेंट, इट विल इंक्रीज द कंट्रीज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इट विल रिड्यूस इनइक्वालिटी, इट विल प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इट विल इंक्रीज द ग्लोबल इमेज ऑफ अ नेशन। ये इन्होंने बताया। अब इसको आप देखिए, जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे, वेरियस डायग्राम्स का प्रयोग करेंगे। तो इस डायग्राम से सारी बातें आपने क्लियर कर दी हैं एक डायग्राम के माध्यम से। फिर आपने कुछ मेजर्स वगैरह बताए और इस आंसर को कंक्लूड किया। वैसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है उसके बारे में बताते हुए फिर उसके एरियाज़ को डिस्कस किया गया है यहाँ पर। फिर आप देखिए कि ई गवर्नेंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ई गवर्नेंस में क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक है इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी ई गवर्नेंस से, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और तीसरा ट्रांसपेरेंसी अपने आप इंक्रीज होगी। तो ये 3 जो पिलर्स हैं ई गवर्नेंस के, ये आपने एक डायग्राम से बता दिया, एक ट्रायंगुलर डायग्राम बनाया उसके माध्यम से बता दिया। ई गवर्नेंस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इट विल लीड टू ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनेगा, इससे बेटर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन होगा, क्लियरली मार्क्ड गोल्स होंगे, है ना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो यहाँ लिखा। ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स का इंगेजमेंट होगा, सुओ मोटो डेटा डिस्क्लोजर हो जाएगा, यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिससे करप्शन अपने आप कम हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में डीबीटी लागू किया है। आप एलपीजी सब्सिडी देखिए, और भी तमाम सब्सिडीज़ होती हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आती हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट था, एससीओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो था आपने देखा होगा कि क्वेश्चन था, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम। तो एससीओ क्या है आपने ये बताया सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग। तो आपने एक यहाँ देख सकते हैं आप, एक वर्ल्ड मैप बनाया है इन्होंने, उसमें इंडिया और ख़ास तौर पे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया और चाइना, इन सब का बनाया। और फिर बताया इन्होंने कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो एससीओ कंट्रीज़ के अमंग है। एक तो कारण ये है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है मैप से। इन्होंने बताया है कि जैसे चाइना और तजाकिस्तान के बीच में है, रशिया के बीच में है, इंडिया के साथ है चाइना का, इंडिया का है पाकिस्तान के साथ। तो ये सारे डिस्प्यूट्स हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एससीओ से बाहर हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एससीओ के अंदर है, और इनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अब वाई शुड इंडिया प्ले अ रोल इन मिटिगेटिंग दोज कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया क्यों इसमें रोल प्ले करे भाई, हमें क्यों इतना आगे आगे करना है, क्यों एससीओ के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में इंडिया अपनी भूमिका निभाएगा। तो इंडिया इसलिए निभाएगा भूमिका क्योंकि इंडिया की अपनी एक जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। इंडिया का जो लोकेशन है, हम चाइना से एक तरफ से कवर हैं, एक तरफ से पाकिस्तान से हैं। तो इस पूरे ओवरऑल रीजन में अगर स्टेबिलिटी होगी, चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, तो जब इन रीजन्स में इन स्टेबिलिटी होगी तो अल्टीमेटली इंडिया का ग्रोथ भी होगा और इंडिया में भी स्टेबिलिटी होगी। बॉर्डर पार से लगातार अगर सीज़ फायर होता रहेगा तो हम उसमें उलझे रहेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे डेवलपमेंट के जो काम हैं वो हैम्पर होंगे। तो एक तो ये बात हो गई।
इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है इंडिया का। इंडिया बायलैटरल ट्रेड भी करता है, पाकिस्तान से भी करते हैं हम, चाइना से भी करते हैं। चाइना तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया है। उसके बाद हिस्टोरिकल न्यूट्रलिटी है इंडिया की, जो नॉन अलाइनमेंट के समय से चली आ रही है। पंचशील और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो इंडिया के द्वारा था। अब इंडिया का रोल क्या है? इंडिया का रोल ये है, सबसे पहले तो हम डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लेंगे, जैसे वुहान चेन्नई समिट करते हैं हम। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट का मीडिएशन करेंगे, बीच में जाकर बीच बचाव करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे ध्यान देंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड्स हम भेजते हैं। आप याद करिए कि अलग अलग जगह पे, जैसे अभी अफगानिस्तान में भेजा था। अब SCO की बात हो रही है तो हम इधर अपने आसपास के देशों की ही बात करेंगे, नहीं तो बात करने को तो हम फिर ऑपरेशन दोस्त तक चले जाएंगे, फिर श्रीलंका के एड की बात कर लेंगे, म्यांमार और नेपाल में जो एड भेजा उसकी भी बात करेंगे, पर उसकी बात यहाँ इस आंसर में करना ठीक नहीं होगा, तो वो हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा, ये पूरा का पूरा PDF मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।